नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो बीपीएससी 69 को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे। और इस क्रम में यदि बात करें तो टेस्ट में जो है सबसे पहले यहाँ पे हम लोग परफेक्शन आईएएस से जो है यहाँ पे 2 टेस्ट देख चुके हैं। इसके अलावा जो है आस्था आईएएस से हम लोग टेस्ट देख रहे थे। और इस क्रम में जो है टोटल हम लोग अभी तक 3 टेस्ट देख चुके हैं। इसमें जो टेस्ट 1 था आपका आस्था आईएएस में, ये फुल लेंथ टेस्ट था आपका। इसके बाद टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 2 जो था आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड था। और टेस्ट नंबर 3 जो है ये आपका लगभग सारा हिस्ट्री यहाँ पे कवर किया गया था। तो अभी तक इसमें हम लोग 3 टेस्ट कवर कर लिए हैं, परफेक्शन आईएएस से 2। तो ऐसे में टोटल 5 टेस्ट अपलोड हो चुका है। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख सकते हैं। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। ऐसे आप प्ले लिस्ट में जैसे ही जाएंगे इस चैनल पे, वहाँ पे आप बीपीएससी जो है 69 अगर लिखते हैं तो वहाँ पे सारा वीडियो जो है 69 से रिलेटेड एक सीक्वेंस में आपको आ जाएगा। इसके अलावा मैं आप सभी को बताया था कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम आप सभी को पता है कि 30 सितंबर को है, 30 सितंबर 2023। और इस बार अगर वैकेंसी की बात करें तो आप सभी को पता है कि अगर स्पेशली केवल बीपीएससी का बात किया जाए तो 235 है। हो सकता है इसमें फर्दर कुछ ऐड हो। ऐसे में प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई करना जो है चुनौती भरा रहेगा। ठीक है, चूंकि आपका चयन लगभग जो है देखें तो 10 से 15 गुना अप्रॉक्स जो है देखने को मिलता है। तो मान के चले कि 3000 से 4000 के करीब में लोग चुने जाएंगे। और ये 3000 से 4000 में आने के लिए प्रीलिम्स पे हर सब्जेक्ट के ऊपर आपका एक बेहतर कमांड होना चाहिए। तो ऐसे में जो है ये जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल ही बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो आप लोग जहाँ से रिवीजन वगैरह कर रहे हैं करते रहें। ठीक है, बाकी यदि मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको ऐड होना है तो आप जो है ऐड हो सकते हैं। मैं लिंक यहाँ पे उसका प्रोवाइड कर दूंगा। एक आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। बीपीएससी 69 मेंटरशिप में आपको अगर ऐड होना है तो सबसे पहला उसके लिए और एक ही कंडीशन है कि यदि आप 8 से 10 घंटा आप स्टडी आवर जो है आप दे सकते हैं डेली में, यानी डेली आप इतने खर्च कर सकते हैं अपने स्टडी में, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ आपको कराया जाएगा। डेली जो है आपका सेक्शनल यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है आपका टेस्ट होगा। सेक्शनल टेस्ट तो यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। आपको डेली टारगेट दिया जाएगा कुछ। ठीक है, इसके अलावा जो है जूम या गूगल मीट पे आपसे डायरेक्टली जो है बात किया जाएगा, आपका फीडबैक लिया जाएगा। वीकली जो है ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। इसमें मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी यहाँ पे काम किया जाएगा। तो एक पूरा फुल पैकेज होगा आपका। ये सारा कुछ बिल्कुल ही क्या है, फ्री है। यहाँ पे आपको कोई जो है चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मार्केट में जो है अभी पढ़ाई को लेकर जो है क्या चल रहा है। तो वैसे में जो है एक फ्री इनिशिएटिव है आप सभी के लिए, क्योंकि कोई लोग जो है अच्छे कंटेंट से वंचित ना रह सके। चैनल में मेरा बनाने का भी यही पर्पस था। तो जिनको भी ऐड होना है, जो लोग अगर इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, यानी 8 से 10 घंटा आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आप लोग तो मेंटरशिप प्रोग्राम वाला फॉर्म फिलअप जल्दी से जल्दी कर दें। बस जो है प्रोग्राम है जस्ट आपका स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो टेस्ट यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेंगे। इसके पैरेलल में आपको यहाँ पे एक एनसीईआरटी बैच करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है थोड़े दिन पहले। उसमें आरएस शर्मा जो है एनिसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया गया है। वहाँ पे आपको मेंस आंसर राइटिंग भी करने के लिए दिया जाता है। और इन सब को जो है आपको 9015040592 टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सेंड करना है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप सभी जो है कर सकते हैं। आरएस शर्मा वाला जो बैच यहाँ पे स्टार्ट किया गया है एनसीईआरटी, इसको जल्द ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक इसमें टोटल 10 लेक्चर है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर को देख के और आंसर राइटिंग करके हमको सबमिट कर सकते हैं। यदि कोई अपना बेसिक स्टंग करना चाहता है और मेंस आंसर राइटिंग करना चाहता है तो उसके लिए एक बेहतरीन और फ्री एक आपके लिए प्रोग्राम है। इसके अलावा यूपीएससी जो है आपका 2024 को ध्यान में रखते हुए, चूंकि प्रीलिम्स का एग्जाम काफी टफ हुआ था आपकी बार, टफ कहने का सेंस है कि बिल्कुल स्पष्ट आपसे जानकारी मांगी गई थी। तो ऐसे में अभी से ही हम प्रैक्टिस इसके लिए स्टार्ट कर दिए हैं। और इसमें जो है विजन आईएएस का अभी हम लोग टेस्ट देख रहे हैं 2024 के लिए। इसका भी यहाँ पे 3-4 पार्ट अप्रॉक्स जो है आपका अवेलेबल हो चुका है। काफी डिटेल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। साथ साथ अगर कोई आरओ यूपीपीसीएस का प्रिपरेशन अगर कर रहा है तो उन सभी के लिए भी एक प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है। आप चाहे तो वहाँ पे जो है फॉर्म मैं यहाँ पे लिंक में दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चूंकि उसका डेट अनाउंस नहीं हुआ है तो ऐसे में जो है अभी उसके लिए जो है काम नहीं किया जा रहा है कुछ दिनों से, लेकिन उसके लिए जल्दी हम काम स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा जो है धैर्य बना कर रखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो है यूपीपीसीएस आरओ को लेकर लगभग 5 टेस्ट आपको अपलोड है, तो जाके आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। कोई आपका प्रश्न होगा तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग आस्था आईएएस से टेस्ट देख रहे हैं।
टेस्ट नंबर 4 है आपका 69 बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए। और यहाँ पे जो है बिहार भूगोल करके है, यानी भूगोल जो आपका आता है ये बाइलिंगुअल में से टेस्ट है, लेकिन हम यहाँ पे हिंदी में जो है आपको डिस्कशन जो है करेंगे। चलिए, तो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, जैसे मैं बता रहा था आपको, आप लोग नंबरिंग कर ले, या ओएमआर सीट है तो ओएमआर सीट ले ले, हमारे साथ पैरेलली में आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहें, और हम लोग जो है एक्सप्लेन करके लेक्चर को देखेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, जिनको जो है मान लीजिए वीडियो स्लो लग रहा है इसके बाद भी, तो वो लोग क्या करेंगे, 1.25, 1.5, 1.75 या 2.0 इतना स्पीड कर लेंगे। यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है, और करके इस वीडियो को देख लेंगे। देखिए, इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने ना भूलें, ठीक है। देखिए, इतने कंटिन्यूअस जो है डेडिकेशन अगर आपके लिए दिखाया जा रहा है, तो हमको भी उस समय अच्छा लगेगा जब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये कंटेंट जो है पहुंच जाया करेगा। और आप देखेंगे बीपीएससी 69 एग्जाम होने से पहले आप प्रीलिम्स में आपका पकड़ इतना मजबूत हो जाएगा, यदि आप सीरीज कंटिन्यू रखते हैं, कि आपको जो है एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तत्वों खनिजों का मिलान पृथ्वी के विभिन्न भागों से कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ऑलरेडी एक बार बीपीएससी में पूछा भी गया था ऐसा प्रश्न। आपको जो है बताना है, यहाँ पे आंसर आप लोग करेंगे, सामने आप लोग का ऑप्शन दिख ही रहा है। चलिए देखिए, अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो अगर एक सैंपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, ये हो गया अपना पृथ्वी। मैं एक इसके लिए आपको तरीका बता देता हूँ, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अगर पृथ्वी का एक सैंपल हम लोग लेते हैं, यहाँ से कट करके एक पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा। अब देखिए, इसमें जो ऊपरी इसका परत होता है ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या चीज से नाम से जानते हैं, क्रस्ट या भूपरपट्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूपरपट्टी बोलते हैं, या इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्लियर है। अब बीच वाला जो ये आपका दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेंटल। अब नीचे वाला जो आपको दिख रहा है सबसे इसमें, ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपको तो क्रोड के नाम से जानते हैं। इसमें भी बाह्य और आंतरिक क्रोड हो जाता है, लेकिन जस्ट अभी आप जाने कि इसको हम लोग क्रोड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों से कौन से तत्व या खनिज जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है आज के बाद इसको भूलेंगे नहीं। ये जो सबसे ऊपरी परत है यानी क्रस्ट है, यहाँ पे जो है इसके लिए आप याद कर लेंगे सियाल, ठीक है। सियाल यानी सिलिकम और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है इसमें। बीच वाला में देखेंगे तो इसके लिए आप याद कर ले शीमा, यानी यहाँ पे जो है सिलिकॉन और आपका मैग्नीशियम का जो है इसमें प्रधानता होता है, ठीक है, बीच वाले परत में। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पे लास्ट है क्रोड, क्रोड में जो है देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके लिए याद कर ले आप नीफे, नीफे यानी निकेल, और यहाँ पे निकेल और जो है फेरस का प्रधानता होता है, निकेल और फेरस। तो याद हो गया होगा आप सभी को। अब कोई भी प्रश्न इससे अगर इस तरह का पूछा जाएगा तो आप सॉल्व करने का हालात में होंगे, ठीक है। सबसे ऊपरी वाला परत में क्या रहेगा आपका सियाल, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम का प्रधानता मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब और भी एलिमेंट्स यहाँ पे पाए जाएंगे, लेकिन सबसे अधिक यही पाए जाते हैं, ठीक है। बीच वाला जो है मेंटल, इसमें जो है सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और लास्ट वाला जो आपका बचा नीफे यानी निकेल और फेरस। क्लियर हो गया। और उसके आधार पर आप यहाँ से आंसर आप कर ही सकते हैं। देखिए, पहला क्या पूछा गया था, क्रोड। तो क्रोड की अगर बात करें, क्रोड में किसकी प्रधानता है, निकेल और फेरस की है। तो ऐसे में देखिए निकेल और फेरस, यहाँ पे निकेल दिख रहा है आपको, तो ए का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है, ए का 3। भूपरपट्टी यानी क्रस्ट, क्रस्ट में देखिए किसकी प्रधानता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। तो ऑप्शन में देखें यहाँ पे एल्युमिनियम आपको दिख रहा है, तो भूपरपट्टी 2 का जो है 1 हो जाएगा। और फिर बचा मेंटल। मेंटल में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे जो है मेंटल में भी हम बात किए किसका होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है। खैर, आप इतना ही करके आप आंसर बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि ऑप्शन वैसे ही डिजाइन किया गया है, देखें यहाँ पे क्रूड जो है आपका, अभी मैं बताया कि क्रूड जो है आंतरिक परत है, क्रूड में किसका, निकल और फेस्फेरस का है। तो यहाँ पे क्रूड क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, ए का 3। और ए का 3 जो है ऑप्शन बी में ही दिख रहा है केवल। तो आप यहाँ से भी आंसर करके आगे बढ़ सकते थे। बाकी जो है भूपरपट्टी एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, 1 हो गया इसका। मेंटल में जो है आपका लोहा हो गया। और आंतरिक क्रूड में बात करेंगे, यहाँ पे मेंटल में जो है आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। और इसमें आंतरिक क्रूड में जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लोहा हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन आपका बी आंसर होगा। जो लोग भी बी किए होंगे बिल्कुल उनका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। देखिए, बिल्कुल ही धैर्य बना के आराम से पेशेंस रख के जो है एक एक प्रश्न को आप लोग करते जाएं।
ठीक है, देखिए क्या प्रश्न है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? आंसर करें। देखिए ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये आपका ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। ठीक है, ये रिंग ऑफ फायर जो है आपको प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित एक क्षेत्र है, रिंग ऑफ फायर। और यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हमेशा होते रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको घोड़े के नाल के आकार का जो है लगभग 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ ये इलाका है। और इसमें देखेंगे तो आपको हमेशा जो है ज्वालामुखी की क्रिया, भूकंप की क्रिया देखने को मिलती है। बहुत इसमें खाइया है, ज्वालामुखी बेल्ट जो है एक तरह से है, और जो प्लेट जो है पृथ्वी की आंतरिक प्लेट यहाँ पे गति भी करती रहती है। और ऐसे में इस क्षेत्र में जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हमेशा भूकंप और ज्वालामुखी घटना देखने को मिलती है। ठीक है, दुनिया का जो है आपका 75% से अधिक सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी इसी रेंज में आते हैं। ठीक है, लगभग 75% से अधिक जो है सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? जहां से उद्गार जो है हमेशा आपको, ठीक है, निकलते रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, निष्क्रिय किसको बोलते हैं? जहां से एक बार कभी उद्गार निकला लेकिन दोबारा जो है कभी नहीं निकला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर आप लोग कर लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जो है आग्नेय चट्टान की विशेषता नहीं है? ठीक है, आंसर आप लोग करते रहेंगे पैरेलली। देखिए मैं समय आपको इसीलिए देता हूं थोड़ा सा ताकि आप आंसर करते रहें। टेस्ट को बिल्कुल टेस्ट की तरह दें, एक बार करें लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से करें। ठीक है, देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे। आग्नेय चट्टान की विशेषता नहीं है पूछा है, लेकिन आग्नेय चट्टान की विशेषता देखिए क्या है, ये कठोर और क्रिस्टलीय होता है, इसमें जीवाश्म जो है नहीं पाया जाता है, ये रासायनिक अपक्षयन में बहुत कम प्रभावित होता है, ये अवसादी चट्टान की तरह परतदार होता है। देखिए अवसादी चट्टान की तरह ये परतदार बिल्कुल ही नहीं होता है। आग्नेय चट्टान जो है कैसा होता है आपका, अगर बात करें तो एक कठोर होता है, दानेदार जो होता है आग्नेय चट्टान आपको। ठीक है, और इसमें जो चट्टान में कोई परत नहीं पाई जाती है, कोई परत ही इसमें नहीं होती है। तो ऐसे में चूंकि गलत ही बताना था तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें पानी का प्रवेश भी कम होने के कारण चट्टान जो है रासायनिक अपक्रिया इसमें काफी कम होता है, और इसमें जीवाश्म का कोई नामो निशान नहीं होता है, कोई जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी जीवित रहने वाला कोई तत्व इसमें मौजूद नहीं होता है। जबकि अगर अवसादी चट्टान में देखेंगे तो ये क्या होता है आपका, परतदार होता है, इसमें जीवाश्म जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आग्नेय चट्टान जो है और ज्वालामुखी की जनरली जो क्रिया होती है उसके बाद जो चट्टान वगैरह का फॉर्मेशन होता है वो आग्नेय चट्टान का जनरली फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ये सब तो इसका विशेषता है बट ये नहीं है। ठीक है, अवसादी जो है परतदार होता है और इसमें जीवाश्म पाए भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये बताना है। अच्छा ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि जैसे बीपीएससी के लिए बनाया गया तो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट जो है आप कोई भी एग्जाम जहां आपसे ज्योग्राफी पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न जो है वनडे एग्जाम हो कोई या स्टेट पीसीएस हो वहां आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे बिहार टीचर वगैरह का भी अभी आपको कुछ दिन पहले फॉर्म वगैरह फिलअप हो रहा है, तो वहां भी आपसे जो है इस तरह के प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए गिरनाइट है, नीस प्रकार की चट्टान, बेसाल्ट, होमबेल्ट, चूना पत्थर, मार्बल, कोयला, स्लेट। ठीक है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो स्लेट है आपका, ठीक है, स्लेट, नीस और शिस्ट, ठीक है, ये मार्बल रूपांतरित चट्टान का ही उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में सुमेलित है? ये तो बिल्कुल फैक्चुअल से आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी जहां उद्गार जो है हमेशा कुछ कुछ समय पे जो है निकलते रहता है। तो यहाँ पे कौन बताना है कि कौन सा सुमेलित है? देखिए ये जो आपका ऑप्शन इसमें जो है कोटापैक्सी जो दिया है, ये आपको एडी पर्वत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में जो आपका लातातुंगा शहर है, इक्वाडोर शहर के लगभग 33 किलोमीटर जो है उत्तरी पूर्वी में है, और यहीं पे आपको जो है कैथोपेक्सी प्रांत में ये जो है स्थित है। तो ऐसे में जो है ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
तो यहाँ पे आपको बताना था कि कौन जो है सही सुमेलित है। ठीक है, यहाँ पे कोटापैक्सी इक्वाडोर में होगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बता दूं तो आपको ज्योग्राफी से मैपिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड मैप हो गया, वहां से कुछ क्वेश्चन होता है, साथ साथ इंडिया का मैप वही हुआ, ये इसमें फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों ऐड कर लीजिएगा, साथ साथ बिहार का भी मैप से कुछ प्रश्न यहाँ पे बनाए जाते हैं। उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बीपीएससी जो है 69 की तैयारी कैसे करें उसको लेके एक वीडियो बनाया गया है, तो वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ डिस्कशन किया गया है, टॉपिक वाइज आपको बताया गया कहाँ कहाँ से बीपीएससी में प्रश्न वगैरह बनाए जाते हैं, तो चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, देख ले। देखिए, डोअर जल संधि है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच है। डेविस जल संधि जो आपको बैफिन खाड़ी और अंटार्कटिक महासागर के बीच में। बास जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच। और बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और मरमरा सागर के बीच। ठीक है, देखिए बेरिंग की जो जल संधि है आपको, ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये तो क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये किसको जोड़ती है आपको, तो याद रखेंगे प्रशांत, ठीक है, और आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक, तो प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, तो ऐसे में गलत है। ठीक है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा झील जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की प्राकृतिक सीमा बनाती है, यानी नेचुरल जो है बाउंड्री कौन बनाती है, ये पूछा गया है। देखिए, सुपीरियर है, ईरी है, ओंटारियो है, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चाहे सुपीरियर हो, ईरी हो, ओंटारियो हो, ये सभी झीलें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाने का काम करती है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही नहीं है, ये बताना है, इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए पहला लिखा है जो सुनहर है स्वीडन में है, और यह जो है स्कॉटहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। ठीक है, देखिए सुनहर जो है आपका उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील के ह्यूरन झील में को मिलाती है ये, और ये पहले ही आपका दे दिया कि स्वीडन में है, और यहाँ पे गलत ही बताना था, पहला ही आपको क्या निकल गया, गलत निकल गया। अब देखिए ऐसे में चूंकि 4 ही ऑप्शन है, और यदि कंफर्म है आपकी पहला ऑप्शन गलत हो, तो ऐसे में आप चाहे तो बाद का पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, सेंटी मैरी जो नदी है, ये उसके जो है रैपिडेटस में जो है कनाडाई और अमेरिका किनारे स्थित एक नहर है। तो सू नहर जो है आपका सुलाक लेक जो है सुपीरियर और लेक ह्यूरन को जोड़ती है, ये जो है बिल्कुल गलत हो गया। किसको जोड़ती है ये, तो ये जो है सू नहर आपका सुलाक लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन को जोड़ती है। बाकी यहाँ पे पनामा नहर पनामा में है, और ये स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग के बीच है। किल नहर जो है ये जर्मनी में है, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। और स्विज नहर ये भी पनामा में है, और ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। तो बाकी सब यहाँ पे सही है, गलत पहला था। अगला देखिए, डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। ठीक है, नदी टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो चाहे वो विश्व की नदियां हो, वहां से भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। खैर भारत की और बिहार की नदियां वो तो आप लोग जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए डेन्यूब नदी, अब एक तरह से मैपिंग का ही प्रश्न हो गया। ठीक है, डेन्यूब नदी ऐसे देखेंगे तो 10 देशों से एक प्रश्न जो है गुजरने का काम करती है। ठीक है, आप लोग पैरेलली आंसर जरूर करते रहिएगा। और जैसे देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, बुल्गारिया हो गया, मोल्दीव, यूक्रेन, रोमानिया, हंगरी, स्लोवेकिया, क्रोएशिया, ये सबसे डेन्यूब गुजरती है। तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए जर्मनी तो हो जाएगा सही। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा, इसके अलावा हंगरी भी हो जाएगा, ये पोलैंड से नहीं गुजरती है। ठीक है, और रोमानिया भी बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा अपने देश से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सालामाका है स्पेन में, कान इटली में, कानकुन मैक्सिको में, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में। ठीक है, आंसर करिए इसका। देखिए ये आप बार बार नाम ही सुने होंगे, कान फिल्म समारोह वगैरह आप नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ये जो कान है ये आपको फ्रेंच रिवेरा का एक प्रतिष्ठित शहर है, और पूरी दुनिया में विख्यात है। ठीक है, और यही यहाँ पे क्या है आपको गलत है, यहाँ क्या दिया है आपको, इटली दिया है, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो यहाँ पे सही है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है, कानकुन मैक्सिको में, सलमाका स्पेन में है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भूमध्य सागर, ठीक है, यानी भूमध्य सागर पे जो तटीय रेखा वाले देश हैं उन्हीं का आपसे पूछा जा रहा है, यानी उनमें कौन से नहीं है, ठीक है, भूमध्य सागर के तटीय रेखा पे कौन से नहीं है। देखिए भूमध्य सागर पे बात करेंगे तो चूंकि ये काफ़ी फैला हुआ है तो इसमें देखेंगे तो सीरिया है आपका, स्पेन है, मोरक्को है, मिस्र, फ्रांस। अब ये सब देखिए थोड़ा सा मैप दिखा के ज़्यादा अच्छा रहता। मैं आगे से आपके लिए प्रयत्न करूंगा, तो इस टेस्ट के बाद से ज्योग्राफी के लिए थोड़ा सा आपको मैप भी मैं दिखा दिया करूंगा, क्योंकि ऐसे बताने में ये हवा हवा ही लगेगा, ठीक है, और ऐसे मैप थोड़ा यहाँ पे दिखा दिया जाएगा तो ज़्यादा कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी अभी के लिए जान जाए, यहाँ पे पूछा गया है कौन साझा नहीं करता था, तो इसमें जो है स्पेन आपको ये साझा करता है, साइप्रस, सीरिया भी, यहाँ पे जॉर्डन साझा नहीं करता है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो देखेंगे तो आपका अल्बानिया, अल्जीरिया हो जाएगा, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, मोनाको, ये सब जो है स्पेन, सीरिया वगैरह, ट्यूनिसिया साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है परवाल भित्ति द्वीप नहीं है? परवाल भित्ति द्वीप नहीं है, ये आपको बताना है, आंसर करें। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया, इंद्रधनुष की चट्टान फिजी, स्वराज द्वीप भारत, और क्यूस द्वीप जापान। देखिए यहाँ पे जो क्यूस द्वीप है जापान वाला, ये परवाल भित्तियों का द्वीप नहीं है, ठीक है, परवाल द्वीप का ये नहीं है, तो यही चूंकि पूछा गया था तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी। बाकी कुछ यहाँ पे आपको सही है, ठीक है। परवाल भित्ति के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि समुद्र के नीचे बड़े क्षेत्र में कवर करने से विकसित होता है ये, ठीक है। ये जंतु जो होता है मर जाते हैं, और मरने के बाद जो है जंतु मरते गए, मान लीजिए इकट्ठा होते गए, ऐसे करके क्या होता है, एक द्वीप बन जाता है, इसी को हम लोग परवाल भित्ति द्वीप बोलते हैं। और इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है सबसे अधिक पाई जाती है। खैर यहाँ पे पूछा गया था, नहीं है, बाकी यहाँ पे सारा कुछ सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित भूकंप के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? आंसर कीजिए इसका। देखिए भूकंप विस्फोट, परमाणु और रासायनिक विस्फोट, समानतः विवर्तनिक भूकंप, चट्टान के सरक जाने से, नियत भूकंप, अत्यधिक खनन कार्य से, उपरोक्त सभी। तो भूकंप के संदर्भ में यहाँ पे सही बताना है आपको, ठीक है। देखिए विस्फोटक जो भूकंप है, कभी कभी देखेंगे तो परमाणु और रासायनिक विस्फोटक से भूमि में क्या हो जाता है, कंपन हो जाता है। और इस तरह के भूकंप को, जब मान लीजिए कोई परमाणु एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो पृथ्वी अपनी हिल जाती है, ठीक है, उस रीजन में जो है कंपन देखने को मिलता है, और इसे विस्फोटक भूकंप बोलते हैं। ये सही हो जाएगा। सामान्य जो है विवर्तनिक भूकंप की बात करें तो चट्टान के जो है सरक जाने से होता है, जो प्लेटें होती हैं अगर थोड़ी सी हिल जाती है तो वैसे में देखने को मिलता है, ठीक है। नियत भूकंप की बात करें तो ज़्यादा जहाँ खनन कार्य वगैरह होता है, खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन जो है कार्य हो जाता है, और वैसे में जो है भूमिगत खानों में जो है उसका छत ढह जाता है, और जिससे हल्का वहाँ पे झटका देखने को मिलता है, तो इसको नियत भूकंप बोलते हैं। तीनों सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बनेगा, डी, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, गहरे, लंबे और विस्तृत गर्त या बेसिन शीर्ष दीवार, खड़े ढाल वाले, किनारे खड़े और अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए गहरे, लंबे, आंसर करें आप लोग, विस्तृत गर्त, और बेसिन जो है शीर्ष दीवार, खड़े अगर ढाल वाला किनारा हो, ठीक है, तो इसको हम लोग सर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक। आगे देखिए, सूर्य का जो है प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है अस्त्री मेघों के जलवाष्प से, पक्षाभ कपासी मेघों के आपको हिम स्फटिकों से, पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों के, और अस्त्री मेघों के धूलकणों से। देखिए सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ये जो है पक्षाभ मेघों के हिम जो है हिम स्फटिकों में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी ये घटना घटित होती है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे घटित होती है, प्रकाश से संबंधित एक क्या है, वायुमंडलीय आपको घटना है। इसमें जनरली देखने को क्या मिलता है, आपका सूर्य जो है और चंद्रमा के इर्द गिर्द जो है एक अस्थाई जो है प्रकाश घेरा, यानी एक वलय जो है, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया चंद्रमा, तो एक अस्थाई जो है घेरा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसे हम लोग हेलो या एंटिलियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे, चंद्रमा पे वायुमंडल का अभाव किस कारण से है? चंद्रमा पे आप सबको पता है कि वायुमंडल नहीं है, ऐसा जो है इसका वजह क्या है,
वायु अणु का निम्न पलायन तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण, वायु अणु का उच्च पलायन और निम्न गुरुत्वाकर्षण, केवल निम्न गुरुत्वाकर्षण या केवल आयु यहाँ पे अणु का उच्च पलायन वेग। आसान सा क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। देखिए चंद्रमा पे जो वायुमंडल का भाव है उसका वजह क्या है, जो वायु अणु है उसका आपको निम्न पलायन वेग और निम्न गुरुत्वाकर्षण। तो ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वहां पे अगर एटमॉस्फेयर में जो है वहां पे एब्सेंस की बात की जा रही है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल के वहां पे जो है अनुपस्थित है। ठीक है, इसका वजह यही है लो एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, साथ साथ ये आपका जो एयर मॉलिक्यूल है, साथ साथ लो ग्रेविटी भी, ये इसका मुख्य वजह है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ जो है एयर मॉलिक्यूल, साथ साथ जो है लो ग्रेविटी। ठीक है, तो निम्न पलायन वेग क्या है, आपको किन्हीं को नहीं समझ में आया होगा तब समझ में आ गया होगा। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है, ऐसे में वायुमंडल का वहां पे अभाव होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवनों का नाम है और उनका स्थान है। ये तो बिल्कुल याद करने वाला टॉपिक है इसमें। ठीक है, यहाँ पे गलत आपको बताना है। लेवेस जो है स्पेन में, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में और शामल जो है ऑस्ट्रेलिया में। आंसर कर लिए होंगे आप लोग। देखिए आप पूछा था सही सुमेलित नहीं है, शामल जो है ऑस्ट्रेलिया में, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जनरली जो पवनें चलती है, आपको पता है कि कुछ जो है गर्म हवाएं चलती है। ठीक है, और कुछ जो है आपको गर्म या शुष्क इसको बोल सकते हैं, और गर्म या शुष्क पवने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शामल भी बोलते हैं। ठीक है, ये शामल कहलाती है। और इराक और फ्रांस की खाड़ी से चलने वाली गर्म और शुष्क पवने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शामल बोलते हैं। और जनरली देखेंगे तो गर्मियों के मौसम में ये तेज पवने होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है रेतीले तूफान भी उत्पन्न करती है और 70 किलोमीटर प्रति जो है स्पीड से चलने का काम करती है। स्वास्थ्य और परिवहन की दृष्टि से देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये खराब होता है। अब सोच सकते हैं आपकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए, तड़ित झांझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है। ठीक है, आंसर करें। देखिए, प्रतिबंधी और संवहनी अस्थानित्व, निचले वायुमंडल में नमी की पर्याप्त पूर्ति, निचले क्षोभमंडल में शीतल शुष्क वायु और ऊपरी क्षोभमंडल में उष्ण नम वायु का अभिवहन, और निम्न स्तरीय अभिसरण और उच्च स्तरीय अपसरण का समन्वय स्थिति। यहाँ पे पूछा है कि आपका तड़ित जो है झांझा के घटित होने के लिए कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी, निचले क्षोभमंडल में शीतल शुष्क वायु का, ऊपरी क्षोभमंडल में उष्ण नम वायु का अभिवहन। ठीक है, तो जो आपका कन्वेक्शन ऑफ जो है कूल ड्राई एयर होता है, लोअर जो है आपका ट्रोपोस्फेयर में, मॉइस्ट जो है एयर इन अपर ट्रोपोस्फेयर, ये जो है आपको फेवर नहीं करता है इसको, ऐसे में ऑप्शन सी ही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पे सही बताना है। यहाँ पे देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी में वर्षा होता है, भूमध्य रेखीय गरज के साथ वर्षा, मध्यवा मानसूनी वर्षा क्षेत्र पूरे साल भर वर्षा, मरुस्थलीय जाड़े जोड़ों की वर्षा। ठीक है, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, सही सुमेलित बताना है। देखिए, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, ठीक है, दोपहर के पश्चात गरज के साथ यहाँ पे जो है वर्षा देखने को मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखेंगे, ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा होगा और इसमें गरज के साथ जो है बारिश देखने को, वर्षा देखने को यहाँ पे आपको मिलती है। ठीक है, वर्ष भर यहाँ पे वर्षा वगैरह देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो है अधिकांश वर्षा जो है आपको शीतकाल में प्राप्त होता है। तो ये भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश कब देखने को मिलती है, गर्मी में नहीं, शीतकाल में। ठीक है, शीतकाल में। उसके अलावा देखेंगे तो ये जो मानसूनी वर्षा क्षेत्र है, यहाँ पे जो है अधिकांश वर्षा कुछ महीनों में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। ठीक है, तो पूरे साल भर तो यहाँ पे नहीं होती है, कुछ महीने ही होती है। और मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें अगर, तो यहाँ पे वर्षा जो है नगण्य ही लगभग होती है, तो जोड़ों की वर्षा तो यहाँ पे होगी नहीं, बहुत नेग्लेक्टेबल होती है।
और इसीलिए वहाँ पे मरुस्थल का निर्माण ही हो जाता है। आगे देखिए, विश्वतीय जो है क्षेत्र में बृहत्तम क्षेत्र वाला महाद्वीप कौन है? ठीक है, जो विश्वत रेखा है उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, आंसर करें इसका। जो इक्वेटोरियल होता है आपका, उसमें सबसे अधिक विस्तार किसका है, ये पूछा गया है। एशिया है, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, आपका अफ्रीका है और उत्तरी अमेरिका है। ऐसे में अगर देखेंगे तो विश्वतीय अगर यहाँ पे क्षेत्र की बात की जा रही है, भूमध्य रेखीय जलवायु की, आंसर कर लिए होंगे आप लोग। यानी 5 से जो है 10 डिग्री तक लगभग इसका विस्तार होता है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा विस्तार यहाँ पे अफ्रीका को देखने का, ये भी एक तरह का मैपिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका वर्ल्ड मैप हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को पता है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया। और यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका ये अफ्रीका देखने को मिलेगा। फिर आपका इधर एशिया आ जाएगा, तो अफ्रीका कहीं जो है ज़्यादा इसमें विस्तार देखने को मिलता है। तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जो है खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? देखिए, मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय है और भूमध्य सागरीय। भूमध्य जो सागरीय प्रदेश है, यहाँ पे जो है खट्टे रसीले फलों का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अब खट्टे रसीले फल में कौन आ जाएगा, जैसे आपका अंगूर, नींबू, संतरा, ठीक है, अंजीर वगैरह, ये सब जो है ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, और जनरली देखेंगे तो ये आपका पृथ्वी पे जो है 30 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है ज़्यादा इसका आपको खेती देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अपना पृथ्वी है। अब चूंकि यहाँ पे मैपिंग वगैरह का बार बार जरूरत पड़ता है, ये आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी पे देखेंगे तो ये जो है आपका, ये आपका 0 डिग्री लाइन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ऐसे ऐसे इस पे बहुत सारी लाइनें जो है खींची गई है पढ़ने के दृष्टिकोण से। ऐसा भी कुछ लाइन आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर, और इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 30 से 40 के बीच में, ये तो 0 है, 30 से 40 के बीच में अक्षांश के मध्य जो है पश्चिमी भाग में देखेंगे तो इस तरह की जलवायु आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौम जल के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे भौम जल की बात की गई है। ठीक है, यानी ग्राउंड वाटर की। तो देखिए, वर्षण की मात्रा, वाष्पीकरण की दर, भौम जल प्रणाली में जल के अंतःक्षेदन यानी आपका इंटरफेक्शन के लिए भूस्थन की क्षमता और समुद्र से दूरी। यहाँ पे पूछा है कि भौम जल को कौन प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो जो समुद्र से दूरी का होना भौम जल के वितरण में प्रभावित नहीं करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी। बाकी तो प्रभावित करेगा ही। भूमि के अंदर जल जो है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो इसमें वर्षा की मात्रा तो बिल्कुल होगा। जहाँ ज़्यादा बारिश होगा तो अगर जल स्तर अगर कहीं कम भी हो गया है किसी कारणवश तो बढ़ जाएगा फिर से। वाष्पीकरण की दर भी प्रभावित करेगी। साथ साथ ये भौम जल प्रणाली में जल का जो है अंतःक्षेदन के लिए भू स्तन की, इस तरह कुछ जो है सही होगा, बाकी गलत यहाँ पे। चूंकि पूछा कौन प्रभावित नहीं करता है तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित जो है नहीं होती है? देखिए, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, वेंगुएला है, नॉर्वेजियन है और फ्लोरिडा है। ठीक है, तो पूछा है किसका, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक। आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा, वेंगुएला। ठीक है, वेंगुएला जो है जलधारा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो आखिर ये कहाँ होती है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बढ़ने वाली क्या है, एक ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक है, ये दक्षिणी महासागर में। बाकी यहाँ सब कुछ सही है, फ्लोरिडा हो गया, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्वेजियन। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24। देखिए, यहाँ पे महासागर और यहाँ पे अधिकतम गहरा बिंदु दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। देखिए, प्रशांत है, आर्कटिक है, हिंद है और अंध है। ठीक है, अब प्रशांत महासागर की सबसे गहरा बिंदु कौन सी है, इतना तो आप सभी को पता ही होगा, मेरियाना गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त है। ए का क्या हो जाएगा, 3। ए का 3। अब चलिए ऑप्शन की तरफ थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, ए का 3 में ऑप्शन ए और बी में है, ऐसे में सी और डी तो सीधा एलिमिनेट हो गया। ठीक है,
तो प्रशांत महासागर मेरियाना में है, तो ये का 3 हो गया। चलिए, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, ये आर्कटिक जो है आपका, आर्कटिक ये हो जाएगा मिलाय गर्त, ठीक है, तो ये 4 हो गया। उसके बाद हिंद महासागर जो हो जाएगा, इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो हिंद महासागर का ये सुंडा गर्त हो जाएगा। और लास्ट में अंध या अटलांटिक महासागर हो गया, तो इसका सबसे जो है गहरा बिंदु आपका हो जाएगा यहाँ पे प्यूर्टो रिको गर्त, ठीक है। तो 3 4 1 2 ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे देखेंगे तो जो इसमें मेरियाना गर्त है, ये सबसे जो है गहरा जो है पॉइंट है, यानी इन सब में सबसे जो है गहरा बिंदु कौन है? मेरियाना। ये लगभग देखेंगे तो आपका करीब करीब जो है 11,000 जो है 22 जो है मीटर के करीब ये गहरा है, तो सबसे गहरा यही है, ठीक है। चलिए, और इसको देखेंगे तो फिलीपींस के जो है पूर्वी भाग में स्थित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपको, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। देखिए, चलिए इसको भी जूम इन नहीं करना पड़ेगा। अब आप ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, करें आंसर। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, ठीक है। देखिए, समुद्र की गहराई जो है नापने के लिए यह जो है अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करता है। समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का स्पीड हवा में ध्वनि की स्पीड के समान होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा समुद्र तल से परिवर्तन के उपरांत इसके संसूचक तक पहुंचने के लिए किए गए समय का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसमें कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग हम लोग करते हैं, ये बात तो आपका सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का स्पीड हवा की स्पीड के समान होती है, ठीक है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, अल्ट्रासोनिक तरंगे द्वारा समुद्र तल के परिवर्तन के उपरांत इसके संसूचक तक पहुंचने के लिए आपको किए गए समय का उपयोग समुद्र की गहराई में मापने के लिए होता है, तो ये भी सही है। तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक तरंगों को जो है समुद्र तल पे भेजा जा सकता है, बिल्कुल इसकी गहराई मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखने। और ये कौन से टेक्निक का यूज करता है, तो सोनार टेक्निक का यूज करता है। समुद्र तल से जो है परिवर्तन होने के पश्चात समुद्र की सतह तक पहुंचने में लगने का समय जो है हम लोग इसका गणना कर लेते हैं, और इस तरह से समुद्र की गहराई का हमको क्या करता है, पता चल जाता है, ठीक है। और समुद्र के पानी में देखेंगे तो अल्ट्रासोनिक तरंगों का गति जो है हवा में ध्वनि की गति से तेज होती है, ठीक है। तो समान नहीं होती है, क्या होती है, तेज होती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26, कोरल रीफ या जो जीवाश्म पट्टी है प्रायः कहाँ जो है पाया जाता है? जनरली कहाँ पाया जाता है? 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर शीतोष्ण जलवायु में, कर्क और मकर रेखा के जो है बीच, महाद्वीप एवं आपको द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटों पे, और ठंडे जो है समुद्री तटों पे। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी की बात की जा रही है, तो जनरली जो कहाँ पाया जाता है, आपका कर्क और मकर रेखा के बीच ये पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ क्या बन जाएगा, बी। देखिए, ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया आपका 0 डिग्री लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कर्क, और ये क्या हो गया मकर, ये 23.5 डिग्री होता है, ये नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री जो है आपका साउथ होता है। इन्हीं के बीच जो है जनरली आपको इस तरह का जो है कोरल रीफ वगैरह जीवाश्म पट्टी ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, जीवाश्म पट्टी का मतलब क्या आप समझते हैं, यानी ज्यादातर जीव जो है यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, साथ साथ कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए, समुद्री जीवों का जो है 25% लगभग प्रजातियां जो है यहाँ पे लगभग देखने को मिलती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं आवश्यक है? देखिए, प्रवाल भित्ति का अगर वृद्धि करना है, यानी किसकी, कोरल रीफ का बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कोरल रीफ। कौन कौन सा जो है इसमें कारक हो सकता है, यही पूछा गया है। ठीक है, आंसर करें इसका। देखिए, प्रकाशीय स्थिति, स्वच्छ और अवसाद रहित जल, 6% समुद्री लवणता, उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो। देखिए, प्रकाश की स्थिति तो प्रवाल भित्ति के लिए आवश्यक है ही, प्रकाश, ये तो सही है। इसके अलावा जो है स्वच्छ और अवसाद रहित जल भी होना चाहिए,
ठीक है। इसके अलावा जो है आपको ये उष्णकटिबंधीय समुद्र जल जिसका तापमान लगभग 20 से 21 डिग्री तक हो तो ये ज़्यादा अच्छा कंडीशन होगा। लेकिन 6% तक समुद्री लवणता जो है इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे में जो है आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 और 4। परवाल जनरली देखेंगे आप तो परवाल जो है कहाँ पाया जाता है आपको, तो ये 50 से 60 मीटर गहराई में आपको पाया जाता है। ठीक है। मोहिज वगैरह में तो आप सब देखे ही होंगे। ठीक है। अधिक गहराई पर जो है सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन का अभाव होता है, आप सभी को पता है। प्रकाशीय जो है दशाएं अनश्वक होती है वहाँ पे। परवाल के विकास के लिए जो है जल को आपको अवसाद रहित होना आवश्यक होता है। तो जल क्या होना, अवसाद रहित होना चाहिए, क्योंकि अधिक अगर अवसाद हो जाएगा तो परवाल का मुख बंद हो जाएगा और ऐसे में वो शीघ्र ही मर जाते हैं। ठीक है। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और 6% वाली जो बात थी ये बिल्कुल ही क्या है, आपको सही नहीं है। ठीक है। तो परवाल के विकास के लिए सागरीय लवणता आखिर चाहिए कितना, समुद्री लवणता कितना चाहिए होता है, तो 27% से लेके 30% तक होना चाहिए। ठीक है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी सारा कुछ यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और उपरोक्त जो है कारक में महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। महासागरीय धाराओं को कौन प्रभावित करता है ये आपको बताना है। ठीक है। अच्छा प्रश्न है, देखिए। पृथ्वी का जो है आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रमण। देखिए पृथ्वी का एक परिभ्रमण होता है, एक परिक्रमण, तो यहाँ पे पृथ्वी का परिक्रमण आपको लिखा गया है। देखिए अगर बात करें हम लोग महासागरीय धाराओं का तो पृथ्वी का आवर्तन तो इसमें होगा ही। ठीक है। इसके अलावा जो है वायु दाब और हवा भी इसका मुख्य जो है कारक होगा, महासागरीय जल का घनत्व भी होगा, पृथ्वी का परिक्रमण इसमें नहीं होगा। तो ऐसे में ऑप्शन क्या है यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। पृथ्वी का आवर्तन हो गया, वायु दाब हो गया, हवा तथा महासागरीय जल का घनत्व, ये सब इसको प्रभावित करता है। ठीक है। अर्थ रोटेशन हो गया आपका, एयर प्रेशर हो गया, डेंसिटी ऑफ एयर और ओशियन वाटर, ये सारा चीज इफेक्ट करता है किसको, ये महासागरीय धारा को। महासागरीय धारा का मतलब आप सब समझ ही रहे होंगे किसके बारे में पूछा जा रहा है, ओशियन जो करंट होता है ना उसी के बारे में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए। देखिए जलीय चक्र में जल संचयन की 4 दशाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। जलीय चक्र। ठीक है। तो इसमें देखिए जलीय चक्र में 4 दशाओं में आपको अनुक्रम में आपको सजाना है, आप बिल्कुल ही सजा पाएंगे। आसान सा आपके लिए प्रश्न है ये। करेंट सीक्वेंस जो है, करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, 4 स्टेज ऑफ वाटर फ्यूजन। तो देखिए सबसे पहले वाष्पन, फिर इसका द्रवण, वर्षण और अंतः जो है स्यंदन। ठीक है, क्लियर है। यानी आपको 4 स्टेज में सबसे पहले क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है। लिक्विफिकेशन हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है। ये जो है आपको क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। हाइड्रोलॉजिक जो है साइकिल। ठीक है। ये जो है आपका सीक्वेंस बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे वाष्पन, द्रवण, फिर वर्षण और फिर अंतःस्येदन, यही जो है सही सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जलीय चक्र में देखेंगे तो जनरली 4 ही आपको ये दशा देखने को मिलता है, वाष्पन, द्रवण, अंतःस्येदन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है। दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जा रहा है। ठीक है। ये आप सभी को पता है ये कौन सा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये कौन हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपको पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती है, इसका वजह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जलधाराओं में भिन्नता, ताप और दाब, पृथ्वी का अनाथ अक्ष या पृथ्वी का घूर्णन। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पवन जो है अपनी बाईं ओर विपरीत होने का कारण है, एक फेरल थे, वो एक नियम दिए थे और वो क्या बताए थे आपको कि कोई भी बहने वाला जो है तरल पदार्थ उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर मुड़ता है। ठीक है। उनका क्या कहना था, कोई भी आपका बहने वाला पदार्थ जो है उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, आपको दाहिने ओर मुड़ेगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ेगा। ठीक है। और ये जो है आपको कोरियलिस बल जो इन दोनों गोलार्ध में विक्षेपण के कारण होता है। तो अगर पूछता है आपको दक्षिणी गोलार्ध में, तब तो आंसर इसका क्या बनेगा आपका डी। ठीक है। ऐसे पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही होता है।
और जनरली जो है थेरल के द्वारा बताया गया कि कोई भी आपका बहने वाला जो पदार्थ उतली उड़ान में क्या होगा, दाहिने ओर मुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिणी में बाईं ओर मुड़ेगा, ये बात सही है। इसका वजह पूछा गया था तो ऑप्शन डी ही सही होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जो है मान लीजिए अगर दूसरे तरीके से पूछा जाता कि उत्तरी गोलार्ध में जो है पवन जो है किस ओर विक्षेपित होता है, तो ये बाईं ओर ना होके दाहिनी ओर होगा। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे। विभिन्न प्रकार के मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताइए। यानी जल जो है संचयन धारण करने का क्षमता सबसे ज्यादा किस में होता है, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे घटता हुआ क्रम बताना है ना, तो मृत्तिका, गाद और बालू, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, क्ले, सिल्ट और इसके बाद हो जाएगा सैंड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए मियावाकी पद्धति किसके कारण विख्यात है। देखिए ऑप्शन है शुष्क और अर्ध जो है शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि के लिए संवर्धन के लिए, अनुवांशिक रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्योग का विकास के लिए, इसके बाद है आपका शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन के लिए, तटीय क्षेत्र और समुद्री सतहों पे पवन ऊर्जा का संग्रहण के लिए। ठीक है, देखिए मियावाकी पत्ती जो है ये शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन से है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। ठीक है, ये शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन से है। मियावाकी जो बाकी पत्ती है इसमें प्रेरणता जो है इसके जापान के वनस्पतिक शास्त्र अकीरा जो है मियावाकी है, इन्हीं के द्वारा ये जो है दिया गया। इस पत्ती में जो है बहुत कम समय में जंगलों और वनीय क्षेत्रों में आपका परिवर्तित जो है किया जाता है, इसी को हम लोग मियावाकी पत्ती बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, गलत आपको ढूंढना है। डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्लेबा उष्णकटिबंधीय या टाइगा शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, गलत बताना है यहाँ पे। देखिए डाउन्स जो है कैसा है, आपको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, ये एक शीतोष्ण जो है कटिबंधीय घास का मैदान है, तो पहला ही आपको गलत बन गया। ठीक है, और ये डाउन्स कहाँ पे है, आपको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जबकि स्टेपी जो है यहाँ पे ये आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये बिल्कुल ही सही है। और देखेंगे तो स्टेपी जो है रूस आपको मध्य एशिया और यूरेशिया में मिलेगा। नेक्स्ट स्लेबा है उष्ण कटिबंधीय वन है ये, तो ये जो है बिल्कुल आपको क्या है, सही है। स्लेबा यानी सेल्वास उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और इसका विस्तार जो है अमेजन नदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पर टाइगा दिख रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय, ये भी बिल्कुल क्या है, आपको सही है। उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक प्रदेश में इसका जो है विस्तार देखने को मिलेगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कजाकिस्तान जो है कराकाडा, यूक्रेन किवरोइराग, ये लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र है और एक तरफ देश है। जर्मनी में आपको नेरमेंडी और फ्रांस में आपका पायरेनीज। ठीक है, देखिए ये नेरमेंडी जो है आपको, ये जर्मनी का लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र नहीं है, ये कहाँ का है, तो ये फ्रांस का है। यही क्या हो गया आपका, गलत हो गया। नेरमेंडी कहाँ पे है, ये आपका फ्रांस हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब कुछ यहाँ पे जो सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बताना था आपको। ठीक है, चलिए सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं, यहाँ भी आपको गलत ही ढूंढना है। आंसर आप लोग पैरेलली करते रहे मेरे साथ। देखिए डेंट्राइट जो है ऑटोमोबाइल लिखा है, गिरियाना शोरिया सूती वस्त्र, अंसान जो है लोहा और इस्पात, और योकोहामा जलपोत निर्माण। ये सब जो क्षेत्र है किन के लिए जो है मशहूर है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो गिरियाना शेरिया है आपको, ये तो सबसे पहले बात ये कहाँ पे है, आपको रूस में है, और ये लौह और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, न कि आपको सूती वस्त्र के लिए। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे में चूंकि गलत ही ढूंढना था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी देखिए ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जो है देखेंगे आपको, तो ये डेंट्राइट जो है मशहूर है ऑटोमोबाइल के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है भी स्थित है डेंट्राइट शहर। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे क्या है, लोहा इस्पात अंसान, तो चीन का शहर जो है अंसान है लोहा इस्पात के लिए मशहूर है। बाकी जलपोत निर्माण की बात करें तो योकोहामा, ये कहाँ का शहर है आपको, तो ये जापान का शहर है, ये भी जलपोत निर्माण के लिए मशहूर है।
ठीक, यहाँ पे गलत बताना था। ठीक है, ये गोरियाना जो है आपका, गोरनाया जो है शोरिया, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? रूस में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा और आपको इस्पात उद्योग के लिए। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए पिंगमी जो है एक तरफ जनजाति है और एक तरफ उनका स्थान है। पिंगमी जो है कांगो बेसिन में, अंगामी जो है नागालैंड में, एनु जो है जापान में, और खिरकी जो है सूडान में। गलत यहाँ बताना है। देखिए ये जो खिरकीज है, ये आपको किर्गिस्तान मध्य एशिया में निवास करते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 37, ये सब रटने वाला सवाल है आपको कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में आती है। तो एक तो इस यहाँ पे 2 टॉपिक होगा आपका। देखिए टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप जब टेस्ट देख रहे हैं तो देखिए आपका कौन सा टॉपिक जो है, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक वीक है। अगर वो टॉपिक वीक है तो उसको क्या करें? रीड करें और फिर दूसरा टेस्ट देने आए। अभी हम बहुत सारा टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का बहुत सारा टेस्ट करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री को लेकर करेंगे, साथ साथ फुल लेंथ का भी करेंगे। जो भी सेक्शन होगा सारा टेस्ट हम लोग बिल्कुल एक सीक्वेंस में करेंगे। यदि आप सभी से प्रश्न नहीं सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब 2 ही बात हो सकता है, या तो आप पढ़े नहीं हो, दूसरा पढ़े हैं तो भूल गए हैं, या तीसरा आप पढ़े हैं लेकिन आपको याद जो है नहीं रख पाए हैं। ठीक है, यानी वही बात है कि पढ़े हैं भूल गए हैं, तो ऐसे में रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो वो टॉपिक आप रेडी कर ले, फिर जो है टेस्ट दे, तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है टेस्ट का। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूरब की दिशा में आपको सही क्रम आपको लगाना है। ठीक है, अभी भी एक तरह का इंडोनेशिया चूंकि आपको द्वीप समूह ही है। ठीक है, इंडोनेशिया क्या है? द्वीपों का समूह है। तो ऐसे में यहाँ पे कहाँ से कहाँ लगाना है? पूरब से पश्चिम से पूरब। ठीक है, आपको जो है ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, यानी आपको पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है। यहाँ पे एक तरह का मैपिंग हो गया। ठीक है, चलिए मैं जैसे कि बोला हूँ, अगले लेक्चर से जो भी है मैं प्रयास करूंगा कि मैपिंग भी साथ साथ आपको रखूँ साथ में, ताकि दिखा पाऊँ। क्योंकि हवा हवा बताना थोड़ा अच्छा ये तरीका है नहीं। फिर भी देखिए इंडोनेशिया में अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर बात करेंगे तो आपका सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली। तो देखें यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं सुमात्रा, जावा और बाली यहाँ पे दिख रहा है, और साथ लोम्बेक, ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 38। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली फैनी नदी पे 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। निम्न में से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इसके बारे में आपको सही कथन बताना है। यहाँ पे 4 ही कथन दिया गया है। चलिए देखते हैं कि यह पुल जो है त्रिपुरा में शबरूम तथा बांग्लादेश के रामगढ़ के मध्य है। तो ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल सही है। 1.9 किलोमीटर का फैनी नदी है, त्रिपुरा को जो है ये बांग्लादेश से जोड़ने का काम करती है। और इस प्रोजेक्ट में जो है आपका कितना खर्च हुआ था? 133 करोड़ रुपया जो है इसमें खर्च हुआ था। ठीक है, और भारत के त्रिपुरा में जो आपका सबरूम है, ठीक है, बांग्लादेश का जो रामगढ़ है उसी को जोड़ने का काम करती है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए जलवायु परिवर्तन जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्लाइमेट जो है जो चेंज हो रहा है उसी को लेकर बात कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जीवाश्म ईंधन के लिए उपयोग में कमी लाना है, SO2 के उत्सर्जन का शमन, यूरेनियम उत्पादन में कमी, या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। आप सभी को पता है कि जलवायु परिवर्तन में मुख्य योगदान अभी किसका है? ग्रीन हाउस गैसों का है। ऐसे में इसी को लेकर ये आपका कन्वेंशन हुआ था। ऐसे में क्या बनेगा? आपका ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है कन्वेंशन जो है ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी लाने का है टारगेट। ठीक है, और वैश्विक स्तर पे कार्य करने वाला ये पहला संगठन था इसको लेके। इसका गठन जो है आपको 1994 21 मार्च 1994 को जो है आपको इसका गठन हुआ था। ठीक है, UNF जो है CCC, इसका गठन जो है कब हुआ था? आपको 1994 में। आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ये जो कॉप का आपका बैठक होते रहता है इसी में आपको बताना है। ठीक है, COP27, जो COP27 27वां हुआ था, ये आपको पता है मिस्र के शर्म अल शेख में ही हुआ था। तो ये तो क्या है? बिल्कुल ही आपको सही है। ठीक है, 26 वाला ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था, ये भी सही है। COP25 मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ये COP20 ये पेरिस फ्रांस, यही क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत ने पर्यावरणीय के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पर्यावरणीय क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग के लिए, देखिए सहयोग के लिए भारत किससे किया? आंसर आप लोग कर लिए होंगे, भूटान के साथ। ठीक है, भारत और भूटान के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए आपको बात की गई है। हाल ही में भारत किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण हेतु द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती करने के लिए समझौता किया है? ये भारत जो है किसके साथ? कनाडा के साथ। ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा? डी बन जाएगा। आगे देखिए, अच्छा प्रश्न है, देखिए अब तो आपको दिख ही पा रहा होगा। यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया? देखिए, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे में आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे यूएनपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक इसके लिए, तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों में जो कार्बन पदचिह्न है, ठीक है, इसी का आकलन करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर करते रहे, मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे रहा हूं तो ताकि आप आंसर करते रहे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? देखिए, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर। तंबाकू निषेध दिवस जो है आपको ये 5 मई नहीं, जबकि कब मनाया जाता है? ये आपको 31 मई को। ठीक है, तो ऐसे में गलत ही पूछा गया था। बाकी पर्यावरण दिवस तो आप सभी को पता है 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ओजोन जो है 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए, तंबाकू से जो है आप सभी को पता है कितना गलत इफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा मौतें हो जाया करती है। और ऐसे जो है रिपोर्ट आया कि लगभग दुनिया भर में 70 लाख से अधिक मौत का कारण केवल क्या है? तंबाकू है। यानी धूम्रपान निषेध के लिए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये आपको विश्व तंबाकू निषेध दिवस 1987 से शुरू किया गया, ताकि जागरूकता फैलाया जा सके। प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए। तो इसको हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को। तापमान के विषय में, चलिए जूम इन नहीं करना पड़ेगा। तापमान के विषय में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, समताप में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। क्षोभ मंडल में तापमान जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के औसत दर से ऊंचाई के साथ बढ़ता है। क्षोभ मंडल में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर ऊंचाई के साथ घटता है। इसमें आपसे कौन सा कथन सही है, यही पूछा गया है। देखिए, क्षोभ मंडल में देखेंगे तो तापमान प्रत्येक जो है आपको लगभग 165 मीटर में जो है आपको 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे घट जाता है। ठीक है, तो 165 मीटर में लगभग जब घट जाता है, तो ऐसे में देखेंगे तो ये प्रति किलोमीटर की बात है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? लगभग कितना होता है आपका? 1000। ठीक है, अप्रॉक्स 1000 एग्जैक्ट ही होता है। तो मैं अभी क्या आपको बताया कि लगभग 165 में आपको 6.5, सॉरी 6.5 जो है ये तो ओवरऑल है प्रति किलोमीटर में, ये आपको सही बन जाएगा। क्योंकि 165 में एक, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 16 छक 96 कितना आ जाएगा? लगभग जो है 165 से डिवाइड करेंगे तो 6 के समथिंग में आएगा। तो 6.5 क्या हो जाएगा? ऊंचाई के साथ यहाँ पे घट जाएगा। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे, यानी 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे 1 डिग्री कम होगा, फिर 165 जाएंगे 1 डिग्री और कम हो जाएगा। ऐसा कुछ देखने को आपको मिलता है। ठीक है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? ये जो पृथ्वी ग्रह है इसका फेफड़ा किसको कहा जाता है? ठीक है, सही पूछा था, पृथ्वी का फेफड़ा। काफी आसान सा प्रश्न पूछा गया। फेफड़ा कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन जो है ज्यादा यहाँ से प्रोड्यूस होगा। ऐसे में आप सभी को पता ही है, आंसर इसका क्या बनेगा? पहला है टैगो वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत का वर्षा वन।
देखिए अमेजन वर्षा वन जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, सी बन जाएगा। क्लियर है। अमेजन में जनरली आप देखेंगे तो 250 से लेके और 400 सेंटीमीटर तक जो है ये वर्षा यहाँ पे होता है। ठीक है। और ऐसे में चूंकि बारिश यहाँ पे होते रहता है, तो यहाँ पे जो है वर्ष भर इस तरह का जो है टेम्परेचर बना रहता है कि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा वन उत्पन्न होता है। ठीक है। तो काफ़ी घना जंगल है। कुछ कुछ जगह तो यहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे जो है सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको जीवों का जो है विविधता देखने को भी मिलता है, और इसीलिए यहाँ पे जो है पृथ्वी ग्रह का इसको फेफड़ा या लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह पे हरित गृह प्रभाव अत्यधिक प्रभावी है। ठीक है, आंसर करें। ग्रीन जो है इफेक्ट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। शुक्र है, बुध है, मंगल है या शनि। ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शुक्र। ठीक है। आपको पता है कि शुक्र ग्रह गर्म ग्रह होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हरित ग्रीन जो है प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है। चलिए, क्योंकि वजह क्या है, शुक्र ग्रह पे देखेंगे तो वायुमंडल में लगभग आपको 96% क्या है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। तो ऐसे में जो है हरित गृह प्रभाव ज्यादा अत्यधिक प्रभावी यहीं पर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, स्थान है और जनजाति है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। देखिए, ये कोरियान जो है अलास्का, कोरियान जनजाति। देखिए, कोरियाक जो जनजाति है आपका, ये मूलतः जो है रूस का है। ठीक है। तो पहला ही आपको क्या हो जाएगा, गलत, और ऐसे में यही सही हो जाएगा। बाकी सारा कुछ यहाँ पे आपको सही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है। तो जो पुनान है यहाँ पे, ठीक है, ये जनजाति जो है आपको मलेशिया, इसके अलावा जो है देखेंगे तो सरवाक, ठीक है, ये कालीमंतन इंडोनेशिया और बोर्निया में पाया जाता है। तो पुनान बोर्निया है, तो ये तो सही होगा। ठीक है। बाकी रुबाला है ये अरब मरुस्थल में, लैप्स जो है स्वीडन और फिनलैंड में। ठीक है। सब यहाँ पे सही है। आगे देखिए, सही सुमिलित नहीं है ये बताना है। ठीक है। कौन इसमें सही नहीं है। आंसर काफी आसान सा है, इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, पशु दिवस 4 अक्टूबर, गौरव दिवस 20 मार्च को। खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। तो यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की बात की जा रही है, तो 19 मार्च को ना मना के ये मनाया जाता है आपको 20 मार्च को। ठीक है। ऐसे में ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्या पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर यहाँ पे चुनिए। ठीक है। देखिए, पृथ्वी के अक्ष से उत्तरी सिरों के उत्तरी ध्रुव हम लोग कहते हैं। ठीक है। ये पृथ्वी हो गया आपका, मान लीजिए। ठीक है। तो ये कौन हो गया, नॉर्थ हो गया, ये आपको साउथ हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पृथ्वी के अक्ष से जो उत्तरी सिरा है, ठीक है, यही पृथ्वी का अक्ष हो गया। इससे उत्तरी सिरा कौन हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है। क्या इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है। तो ये बात तो क्या है आपका सही है। दूसरा, 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा से आधी होती है। अब इसमें विषुवत रेखा क्या हो गया, यही हो गया। ठीक है। देखिए, ये हो गई अपनी पृथ्वी। ठीक है। और ये हो गया आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। तो इसकी अपनी कुछ लंबाई है, देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है यहाँ तक कुछ इसका लंबाई होगा। ठीक है। देखिए, ये कुछ इसका लंबाई होगा। अब आप सभी को पता है यहाँ पे क्या पूछा है, विषुवत रेखा से 45 डिग्री अक्षांश। ठीक है। 45 डिग्री अक्षांश जो है कहाँ पे होगा, तो 0 है, तो 45 कुछ ऊपर ही जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा 45। और यहाँ पे यदि लेंथ देखेंगे आप, ठीक है, ये लेंथ अगर देखेंगे, मेजर करने का प्रयास करेंगे यहाँ से यहाँ, तो क्या इसका ये आधा है। ठीक है। इसका आधा है, ऐसा कुछ तो नहीं है। ठीक है। ये आधा जो है बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में जो है ये दूसरा ऑप्शन तो क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक है। पृथ्वी की अक्ष की समानांतरता। और नेक्स्ट यह है, अपसौर अवस्था में पृथ्वी परिभ्रमण की गति में ग्रह में होता है। ठीक है। क्योंकि सही बताना है यहाँ पे, पृथ्वी की अक्ष की जो है समानांतर तो रहती है, ये बात सही है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका चौथा स्टेट दिया है, उपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, ये क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं बनेगा। ठीक है। चलिए, तो ऐसे में आंसर आपका क्या बन जाएगा, 1 और 3 सही, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। क्लियर है। देखिए,
पृथ्वी का जो अक्ष का उत्तरी सिरा होगा उसको उत्तरी बोलते हैं, दक्षिणी को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसमें कोई जो है डाउट तो नहीं होगा किन्हीं को, ठीक है। चलिए, ये जो आपका दिया था अपसौर जो है अवस्था में पृथ्वी का परिभ्रमण जो है गति तीव्र होती है, ये जो है आपका अपसौर में नहीं, कब देखने को मिलता है, ये उपसौर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 देखें क्या पूछा गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा इसमें कारण उत्तरदायी नहीं है, कौन सा गैस, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन मोनो है और नाइट्रस डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस में तो आता नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी CO2 की बात करें, मीथेन की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की, ठीक है, ये सारा जो है आपको ये ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है ये उसकी कारक होती है। अच्छा, इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो ये जानवरों के लिए विषाक्त होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा आपको अगर वायुमंडल में अगर ग्रीन हाउस गैस की बात करें, ठीक है, प्राथमिक ग्रीन हाउस की बात करें तो आपका जलवाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और आपका ओजोन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 देखें, किस जहाज को जो है सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न मार्गों को अपनाना होगा, किसी भी जहाज को, ठीक है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, कौन से मार्ग को अपनाना होगा, ठीक है। देखिए ये पृथ्वी है आपको, ठीक है, आप सभी को पता है, ये अक्षांश रेखा है आपको, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये देशांतर रेखा हो गया। यहाँ पे जो है आपको एक स्थान से दूसरे जगह तक जाना है, और कौन से समुद्री धारा को, देशांतर रेखा को महाद्वीप के सारे या अक्षांश रेखा, मान लीजिए, ठीक है, आपको जो है इस पोजीशन से, ये वाला पोजीशन है, यहाँ से आपको मान लीजिए यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यदि यहाँ जाना है तो आपको जो है क्या करना होगा, ऐसे में देशांतर रेखा देखिए आपके लिए सबसे आसान रास्ता होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या बन जाएगा, इन सभी में अगर देखें तो आपका ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देशांतर को ही मान लेंगे, खैर किसी किसी केस में अक्षांश भी बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, तारे पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों, ठीक है, इसका वजह क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है पूरब से पश्चिम की ओर गति कर रहा है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, या उपरोक्त में से सभी। देखिए तारे जो है पूरब से पश्चिम, पृथ्वी का आपको गति पता ही है, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है घूर्णन करती है, सभी को पता है, जैसे लट्टू नचता है, आप लट्टू देखे होंगे, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब, ठीक है, यानी वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से चूंकि पूरब ही घूमती है, ऐसी गति कर रही है, ऐसे में तारे जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। किस वताग्र चरण में गर्म वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी संघनित और अवक्षेपित होती है, आंसर करें। देखिए इसका सही आंसर स्थिर है, उष्ण है, शीत है और अधिविष्ट है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी सही हो जाएगा। जो शीत वस्ताग्र होता है आपको, इसी में आपको गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी संघनित होकर और अक्षेपित हो जाती है। जो कोल्ड फ्रंट आपका फेज होता है उसी में सब वार्म जो है ईयर क्या होता है, राइज होता है, ठीक है, कूल्स होता है, कंडेंस होता है, और फिर लास्ट में आपको फ्री जो है प्रिसिपिटेंट्स हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मौसम बदलने का क्या कारण होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मौसम आखिर क्यों बदलता है। देखिए आंसर में क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पे झुका होना, और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से मौसम बदलता है। देखिए
आप सभी को पता है अर्थ जो है दो तरह का मूवमेंट करता है, ठीक है। ये अपना अर्थ हुआ, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य हो गया। एक तो अर्थ जो है आप सभी को पता है कि सूर्य का जो है क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, और एक अपने एक्सिस पे भी घूमते रहता है। अभी हम लोग देखें, ठीक है, तो पश्चिम से जो है पूरब की ओर घूमता है अपने एक्सिस पे, यानी लट्टू जैसे मान लीजिए, लट्टू नाचता हुआ जो है, मान लीजिए नाचता भी है और घूमता भी है। यहाँ पे पूछा है मौसम बदलने का कारण। तो पृथ्वी जो है आप सभी को पता है कि अपने एक्सिस पे झुकी भी होती है, ठीक है। तो अपने एक्सिस पे जो है झुकी होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, साथ साथ जो है सूर्य के चक्कर लगाने की वजह से ही क्या होता है, ये मौसम बदलता है, ठीक है। दोनों वजह होता है इसमें, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, साथ ही साथ अपने अक्ष पे जो है झुका होना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे गलत ढूंढना है आपको। ये फोहन जो है आल्पस पर्वत, बोरा जो है पोलैंड और साइबेरियन, मिस्टल राइन नदी और खमसिन मिस्र। देखिए ये जो है स्थानीय पौने का ये जो बोरा जो है आपको, ये पोलैंड और साइबेरिया जो लिखा है, ठीक है। तो बोरा जो है साइबेरिया का एक स्थानीय पवन होता है, ठीक है। किसका है, साइबेरिया का है। तो यहाँ पे पोलैंड भी ऐड कर दिया, तो ऐसे में तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए, तो गलत ही ढूंढना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। पूछा है यहाँ पे, वर्षा वाहक बादल काले क्यों दिखाई देते हैं। जो वर्षा वाहक होते हैं बादल, ठीक है, वो काले क्यों दिखते हैं, इसका वजह क्या है, उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, उनमें बड़ी संख्या में जल बिंदु सारी धूप खींच लेती है, वह धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे बादल में जलवाष्प अत्यधिक धूल संघनित होते हैं, ठीक है। देखिए वर्षा वाहक बादल अगर काले अगर समांतर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बादल जो है इसमें आपको क्या होगा, जलवाष्प पे अत्यधिक धूल यहाँ पे संघनित होने का कंडीशन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे। तो अधिक अगर धूल संघनित होता है ऐसे में काला दिखता है, ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। सरगैसो सागर विशेषता क्या है, ठीक, बताइए, आंसर कीजिए। अति शीतल जल, अति उष्ण, अत्यधिक लवणीय, प्रारूपिक जो है समुद्री वनस्पति। सरगेसो सागर की विशेषता जो है ये है कि उसमें तैरने वाले जो प्रारूपिक समुद्री वनस्पति है, ये ही उसका विशेषता होता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसकी स्पेशलिटी आपसे पूछी गई थी सरगेसो सी की, तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरीन जो है वेजिटेशन फ्लोटिंग यहाँ पे जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लोटिंग जो है फ्लोट करते हुए आपको समुद्री वनस्पति यहाँ पे दिखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही सुमेलित है। देखिए बुथानिया की खाड़ी फ्रांस, बैफिन की अर्जेंटीना, कार्पेटिया की खाड़ी कनाडा, टैंकिन की खाड़ी वियतनाम। इसमें क्या पूछा है, सही बताना है, ठीक है। ये टैंकिन की जो खाड़ी है आपको, ये दक्षिणी तीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित है, और ये पूरब में जो है इसका उत्तरी वियतनाम पड़ जाएगा, तो ये जो है सही हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे जो है आपको सही नहीं है। आगे देखिए, ठीक है। अच्छा ये बुथानिया की खाड़ी जो है यहाँ पे फ्रांस लिखा है, ठीक है। तो ये बुथानिया की खाड़ी जो है आपका स्वीडन और फिनलैंड के बीच अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो है आपको इसके साथ बैफिन की भी खाड़ी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बैफिन की खाड़ी जो है कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। भारत में पूछ रहा है, ठीक है, ये भारत हो गया मान लीजिए। तो तटीय प्रदेश की बात है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो आप सभी को पता है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। उत्तर पूर्व कौन हो गया, ये नॉर्थ और यानी ये वाला। तो उत्तर पूर्व में मानसून वर्षा की वजह से, यानी इसके वजह से जो है बारिश देखने को मिलता है, ये पूछा जा रहा है, तटीय बारिश, ठीक है। आंसर करें, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, कोरोमंडल तट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी, ठीक है। कोरोमंडल तट पे यहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून से भी वर्षा होता है, यानी कहने का मतलब ये लौटता हुआ जो मानसून होता है वहां से भी आपको वर्षा देखने को मिलता है, ठीक है। ये जनरली अक्टूबर से दिसंबर तक आपको देखने को मिलता है, ठीक। चलिए आगे देखिए,
उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय श्रेणियां के सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, आपको हिमालय क्या करना है यहाँ पे, अभी भी एक मैपिंग का क्वेश्चन है। उत्तर से दक्षिण, अब आप सभी को पता है कि ये मान लीजिए आपका, ये जो है आपका, ठीक है, ये अपना इंडिया हो गया। ठीक है, चलिए, ये अपना क्या हो गया, इंडिया हो गया। और ऐसे में जो देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण। हिमालय का विस्तार जो है जनरली यही आपको रेंज में देखने को मिलेगा, हिमालय का विस्तार। इसमें क्या पूछा है, उत्तर से दक्षिण करना है। ये क्या हो गया आपका ईस्ट, ठीक है, यानी ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। उत्तर से दक्षिण यानी कहने का तात्पर्य है इधर से इधर। ठीक है, यानी यहाँ ये सब जो है रेंज है हिमालय वाला ही है, इसी में आपको लगाना है। तो ऐसे में देखेंगे तो इसमें जो है, चलिए आप लोग आंसर कीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसमें देखिए काराकोरम पहले आ जाएगा, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल, फिर आपको शिवालिक आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, ये सही मान लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्डमम जो है आपको पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर अवस्थित है वो क्या है, देखिए कार्डमम जो है पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है। कार्डमम आपको पता है ये इलायची पहाड़ियाँ हैं, और ये दक्षिण भारत के केरल और तमिल राज्य की सीमा पर स्थित है। आंसर तो आप लोग कर ही लिए होंगे, केरल और तमिलनाडु। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। देखिए सिपकिल्ला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिल्ला दारा। बेमिडल्ला जो है अरुणाचल प्रदेश में। नाथुल्ला जो है दर्रा आपको मेघालय, जोजिला जो है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया गया है। ये क्या है आपको राज्य है, जो भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश होगा, और इधर क्या होगा आपका दर्रा होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो है कीजिए कौन सा सही नहीं है यहाँ पे। ये देखिए नाथुला दर्रा जो है आप सभी को पता है कहाँ पे, सिक्किम में है। यहाँ पे तो मेघालय दिया है, ठीक है, ये कहाँ पे है आपको, सिक्किम में है। चलिए तो यही गलत हो गया, बाकी यहाँ पे सारा कुछ तो सही है। सिपकिल्ला, रोहतांग, ये बड़लच्चा जो है तीनों कहाँ पे है, हिमाचल में है। सिपकल्ला, रोहतांग और बड़लच्चा। ठीक है, इसके अलावा जो है जोजिला तो जम्मू कश्मीर में है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, काराकोरम है, जोजिला है, पीर पंजाल है, बनिहाल है, ये सब जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मेघालय में तो कोई दर्रा ही आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बेमा डिल्ला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो एक आपको यांग याप है और एक वेमडिल्ला है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखिए थोड़ा सा डिस्क्राइब अगर किया जाता है तो समय तो लग ही जाता है, बाकी हम कोशिश सब कर रहे हैं कि कम समय में आपका टेस्ट बना दिया जाए, लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया जाए। निम्नलिखित जो है द्वीपों में युग्मों में से कौन सा एक 10 वंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 अंश, 10 अंश का मतलब आप सभी क्या समझ रहे हैं, 10 डिग्री अक्षांश की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए कभी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे 10 डिग्री चैनल की बात की जा रही है। 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इसमें और छोटे अंडमान द्वीप समूह को जो है ये अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, अंडमान और निकोबार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, ये हो गया आपका 65, कितना हो गया था 60, 65, 66 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित उपनदियों में पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में लगाना है। इसमें पश्चिम से पूरब, अब ब्रह्मपुत्र नदियों में आपको लगाना है, ये भी एक तरह का मैपिंग हो गया। देखिए इसमें देखेंगे तो इन सब में जो है कहाँ से लगाना है, यहाँ पे पश्चिम से पूरब। ठीक है, इधर से इधर जाते हुए, तो तीस्ता जो है इसमें सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपको शुभांशिरी, दिबांग, ठीक है, फिर लोहित। यहाँ पे 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन आपको ए में है। ठीक है, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी को क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है ये बताना है। देखिए, हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे है, चचाई बिहड़ नदी पे, धुंधार जो है नर्मदा पे, और बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पे। ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये कांची नदी पे तो यही क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये किस नदी पे है आपको, ये आपको बूढ़ी नदी पे है, ठीक है, बूढ़ी नदी पे है। बाकी सारा कुछ इसमें सही है, ठीक है। ऐसे झारखंड का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात है, ये बात थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व अवस्थित है इसी पे, लगभग इसकी ऊंचाई 143 मीटर है। बाकी हुड्रू जो है स्वर्ण रेखा नदी पे है, संचाई जो है बीहड़ पे, और धुंधार जो है नर्मदा पे। आगे देखिए। अच्छा, पूछा जाता है मान लीजिए इसमें कौन सही नहीं है, तो कौन कौन सही है ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न अलग तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? बिल्कुल एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर कर लिए होंगे आप लोग, सर जो है आर्थर कॉटन, ठीक है। इन्हीं को दक्षिण भारत के सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ब्रिटिश सिंचाई ये क्या थे, अभियंता थे, ब्रिटिश जनरल भी थे, और इन्हीं के समय दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था में उसके विकास में बहुत काम किया गया। बैराज वगैरह बनाया गया वहाँ पे, धौलेश्वर जो है बैराज, प्रकाशम बैराज, कुरनूल जो है कड़प्पा नहर, ये सब जो है उस समय देखा गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है, ठीक है, गलत कौन सा है। अच्छा, टेस्ट का लेंथ लंबा हो जा रहा है, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट को इसको पार्ट वाइज करते हैं। यानी आपको ये टेस्ट नंबर हम लोग कौन सा देख रहे हैं, आस्था से टेस्ट नंबर 4 देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 75 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, और फिर अगले पार्ट में जो है 75 से 150 तक कर लेंगे। ऐसे में आप सभी को भी प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। कुछ लोग को जो है प्रॉब्लम है कि टेस्ट काफ़ी लंबा जो है बन जाता है, ठीक है। तो बाकी अभी तो हम ऐसे कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आने वाले समय में हम बिल्कुल फुल ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक जो भी अपलोड किया गया फुल, बट थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए आप सभी के लिए जो है ये काम करते हैं कि पार्ट वाइज में इसको करते हैं। तो आज हम 75 तक देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था है और एक तरफ अवस्थिति है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शस्य जो है वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान बांदा, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ठीक है। ये केंद्रीय जो है सस्य वानिकी अनुसंधान, ठीक है, यानी आपसे जो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको बांदा में नहीं, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको, ये झांसी में है। कहाँ पे है? झांसी में है। आपका सेंट्रल एग्रो जो है फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में है, तो ऐसे में गलत हो गया। बाकी अंतर्राष्ट्रीय अगर सस्य वानिकी संस्थान ये नैरोबी सही है, भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में, टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली में, सारा कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। कोपेन ने जो है भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया था? कोपेन के द्वारा कौन सा, वो जलवायु के आधार पे यहाँ पे बांटे थे भारत को, विशाल मैदान को। तो CWG इनके द्वारा प्रयोग किया गया था, CWG, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी, ठीक है। तो इनके द्वारा CWG वर्ड यूज किया गया क्या, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन भारत के लैटराइट मृदा के संदर्भ में सही है? ठीक है, लैटराइट मृदा भारत में पाई जाती है, बिल्कुल ये बात सही है। तो इनके संबंध में आपको बताना है। लैटराइट मृदा जो है उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लैटराइट मृदा जैविक ह्यूमस में समृद्ध होती है, और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आपको असम और उड़ीसा में पाई जाती है। देखिए, तो इसमें जो है पहला तो सही है, लैटराइट मृदा ये उच्च ताप और भारी वर्षा वाला, यानी इतना बारिश होता है कि मिट्टी का ऊपरी परत जो है वहां से क्या हो जाता है, मिट्टी अपने ऊपरी परत को खो देता है, ऐसे में निचला परत आता है इसमें, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट आपको सही है, ये थोड़ा कठोर होता है, ठीक है। दूसरा दिया है कि लेटाइट मृदा जैविक समृद्ध होता है, ठीक है। तो जैसे में देख रहे हैं कि ऊपरी परत यहाँ पे जब गायब हो जा रहा है तो जैविक समृद्ध तो होगा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपको, और साथ साथ यहाँ पे क्या दिया है, पश्चिमी बंगाल, असम और उड़ीसा में, ठीक है। ये जो है लेटराइट मृदा आपको तमिल में, आंध्र और केरल वगैरह में देखने को मिलेगा। यानी ये जो भारत वाला देखेंगे आप, ये तटीय वाला इलाका, ठीक है, ठीक है, ये इलाका देखेंगे, यहाँ पे खूब बारिश होता है, ठीक है।
और यहाँ पे काजू वजू वगैरह की खेती की जाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केवल पहला सही होगा, और ऐसे में जो है यहाँ पे क्या बताना था, सही बताना था, ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है इसमें से। देखिए ये सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पे, ये बिल्कुल ही क्या है आपको सही है। तिलैया, कोनार, गांधी सागर, चंबल और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। तिलैया बांध जो है ये कोनार नदी पे नहीं है, कहाँ है ये आपको, बराकर नदी पे है, ठीक है। ये कौन से नदी पे है आपको, बराकर नदी, ऐसे में गलत हो जाएगा। बाकी सरदार सरोवर तो नर्मदा में है, गांधी सागर आपको चंबल पे ही है, और नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पे ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जो है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है, पहला हवाई अड्डा बताना है। सौर ऊर्जा से, नई दिल्ली है, कोचीन, अहमदाबाद, चेन्नई। पहला हवाई अड्डा जो है कोचीन में बना है, तो ऐसे में ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 74 देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक है। आपको यह बताना है कौन सा सुमेलित है। देखिए हाल जो है घाट दर्रा नासिक से मुंबई, तेनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरा, भोर घाट मुंबई से पुणे, ठीक है। यहाँ पे आपको सही सुमेलित बताना है। देखिए थाल जो घाट दर्रा नासिक से मुंबई ही है, ठीक है। सोनकोट यहाँ पे तिरुवनंतपुरम से मदुरा ही है, और भोर घाट मुंबई से पुणे ही है। ऐसे में सारा कुछ यहाँ पे सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन सारा सही होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 75 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से लेकर और डेल्टा तक, ठीक है, किन किन जो है देशों को पार करती है ये बताया। देखिए उद्गम देखेंगे तो चीन से होते हुए भारत और बांग्लादेश तक पहुंचती है ये, तो डेल्टा बनाने से पहले भारत, ये सीक्वेंस इसमें क्या हो जाएगा, चीन, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। म्यांमार तो होगा नहीं, ठीक है, भूटान भी नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे। चलिए तो हम लोग 75 क्वेश्चन फिनिश किए। अगला जो है ये टेस्ट नंबर आपका 4 है, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, पार्ट 1 हो जाएगा। और पार्ट 2 जो है हम लोग, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके एग्जाम में अभी काफ़ी समय है, ठीक है। 30 सितंबर को एग्जाम है, तो मोटा मोटा मान के देखें तो लगभग 3 महीने है। तभी हम लोग पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, आप लोग अपना स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अगला टेस्ट ज्योग्राफी का ही हम लोग करेंगे, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट देने के बाद ज्योग्राफी का आप रिवीजन करें, फिर से टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ठीक है। मैं सीक्वेंस बता देता हूँ, और इसका अगला टेस्ट जो हम लोग देखेंगे वो इकोनॉमी से। देखिए अभी तक अगर सेक्शनल में देखें तो हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट आस्था से देख चुके हैं। हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी भी यहाँ पे कवर कर लिए, ज्योग्राफी हम लोग कवर करेंगे, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। जैसे में जीएस का वो जो है चारों पिलर है कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला इकोनॉमिक्स होगा, तो आप लोग इकोनॉमिक वगैरह, अच्छा रिवीजन करने के लिए मैं बता दूं, आप रिवीजन चाहते हैं तो जैसे पॉलिटी की मैं यहाँ पे जो है एक लाइव क्लास अभी कुछ दिन पहले लिया था, ठीक है। आप लाइव सेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है, प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी का एक रिवीजन कर सकते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स का भी एक रिवीजन किए थे वहाँ पे हम। उसके अलावा आपको साइंस का, फिजिक्स सेक्शन का रिवीजन किया गया था, और एक मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये सब अभी आप कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में जो है जैसा स्थिति परिस्थिति देखेंगे, हम सारा सब्जेक्ट का भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको रिवीजन करा देंगे, ठीक है। लेक्चर को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो है और इसके अलावा जो प्रिपरेशन करते हैं वो लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें, सबके लिए जो है काम किया जाएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।